Hello guys and welcome to this new series on cosmology. कॉस्मोलॉजी के लिए ही बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स में आते हैं और मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगती है कॉस्मोलॉजी, तो इसके लिए मैंने सोचा कि कॉस्मोलॉजी के लिए जो है ना एक सीरीज बनाई जाए। तो कॉस्मोलॉजी है क्या? कॉस्मोलॉजी असल में ना यूनिवर्स की स्टडी है, उसको एक यूनिट समझ के। इसका जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड कॉस्मोस से निकला है, जिसका मतलब है हार्मनी। क्योंकि जब ग्रीक अपने दिन को रात में बदलता, रात को दिन में बदलता, हर चीज़ को बड़ी नज़्म ज़ब्त से होता देखते थे, तो उनको इसके अंदर बड़ी हार्मनी नज़र आती थी। मगर अब हमें पता है कि ये जो यूनिवर्स है ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। इसके अंदर स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं जो स्टार्स को सक करते हैं, गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं। तो हम इस सिस्टम की स्टडी कैसे करते हैं? बेसिकली हम इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के ना सिंप्लीफाइड मॉडल्स बनाते हैं, जिसको एक कॉस्मोलॉजी के अंदर फिर स्टडी किया जाता है। तो कॉस्मोलॉजी के कुछ फंडामेंटल सवाल हैं। तो कॉस्मोलॉजी के वो फंडामेंटल सवाल हैं क्या? वो ये सवाल हैं कि कॉस्मोलॉजी पूछती है कि यूनिवर्स कहाँ से आया, हम कहाँ से आए। फिर पूछती है कि हम किस चीज़ के बने हैं, पार्टिकल्स के बने हैं, वो पार्टिकल्स क्या हैं, डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, ये सब चीज़ें भी कॉस्मोलॉजी के फंडामेंटल क्वेश्चंस में आते हैं। फिर हम जा कहाँ रहे हैं, यूनिवर्स किस तरीके से फैल रहा है और हमें किधर लेकर जा रहा है। फिर कॉस्मोलॉजी एक बहुत बुनियादी सवाल उठाती है कि यूनिवर्स की बिगिनिंग क्या है और उसका एंड क्या है, क्या इसकी कोई शुरुआत भी है और कोई खात्मा भी है। दूसरा ये कि क्या इसका जो साइज है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ये ऐसे सवाल हैं जो हम सारे हमेशा सोचते आते हैं, बचपन में भी एक दूसरे से करते हैं, अपने आप से करते हैं। तो ये इन मज़ेदार सवालों को जवाब कॉस्मोलॉजी फिजिक्स के ज़रिए देने की कोशिश करती है। इसके बाद ये है कि ये सीरीज़ है किसके लिए? तो पहले तो ये सीरीज़ फिजिक्स एंथुसियास्ट के लिए है, जो कि क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डायग्राम्स होंगी और इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशंस होंगी। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी ऑडियंस है वो फिजिक्स के अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स मैंने बड़े सिंप्लीफाइड करके पेश किए हैं। जैसे जनरल रिलेटिविटी भी हम करेंगे इसमें कवर, और एसेंशियल मैथमेटिक्स जो है वो हमारी वीडियोस के अंदर ज़रूर मौजूद होगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स के बगैर होती ही नहीं है। तो हमारे पास एसेंशियल मैथमेटिक्स इस वीडियो सीरीज में ज़रूर मौजूद होगी। दूसरा, ये बिगिनिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि डिटेल में भी हम मैथ्स की जाएंगे, पर हम मेन वीडियोस के अंदर नहीं जाएंगे। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, जिसको मैं कॉस्मोलॉजी की अपेंडिक्स का नाम दूंगा। तो जो कॉन्सेप्ट हम थोड़े हल्की मैथमेटिकल डिटेल्स के अंदर स्टडी किया करेंगे मेन वीडियोस में, वो हम अपेंडिक्स वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल में स्टडी किया करेंगे। तो चले हम कॉस्मोलॉजी की स्टडी शुरू करते हैं। मगर पहले लेक्चर में जाने से पहले ना इंट्रोडक्शन में ही मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कि कॉस्मोलॉजिकल यूनिट्स हैं, कि कॉस्मोलॉजी में हम किस तरीके के यूनिट्स का जिक्र करते हैं। कॉस्मोलॉजी के जो जो डिस्टेंस के यूनिट्स हैं ना, असल में मीटर बहुत छोटा छोटा पड़ जाता है। दूसरा ये है कि किलोमीटर, माइल, ये सारे यूनिट्स जो है ना अर्थ के यूनिट्स हैं और ये हमें बहुत छोटे पड़ जाते हैं। कॉस्मोलॉजी में हम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं ना, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ना, वो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर होता है। जो कि अगर आप सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस निकालें ना, तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर पड़ता है। मगर कॉस्मोलॉजी के अंदर ये भी बहुत थोड़ा पड़ जाता है। कॉस्मोलॉजी के अंदर जो यूनिट हम यूज़ करते हैं ना, वो ज़्यादातर होता है पारसेक का यूनिट। ये जो पारसेक का यूनिट है ना, ये होता है, एक पारसेक होता है 13.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर। जैसे हमारा इधर मैंने सन को बनाया है और इधर हमारे पास प्रॉक्सिमा सेंटूरी है, जो कि क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के। सबसे जो क्लोज स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंटूरी है। इसके और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो 1.3 पारसेक है। दूसरा ये है कि अगर हम अपने सन, ये इधर भी दूसरी पिक्चर में देखें इसमें, तो मैंने इधर सन बनाया है और इस सन से जो मिल्की वे का जो डिस्टेंस है, मिल्की वे के सेंटर का जो डिस्टेंस है, वो 8500 पारसेक है। तो ये जो डिस्टेंस है पारसेक का, ये भी हम कॉस्मोलॉजी में यूज़ करते हैं। दूसरा, हम ये भी हमें छोटा पड़ जाता है कभी कभी, और हम मेगा पारसेक का यूनिट यूज़ करते हैं। एक मेगा पारसेक जो होता है ना, वो 10 टू द पावर 6 पारसेक के बराबर होता है। और अगर आप यहाँ से 10 टू द पावर 6 इसके अंदर मीटर्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास 3.1 इंटू 10 टू द पावर 22 मीटर्स के बराबर बन जाता है। तो एक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, तो ये हमारे पास मिल्की वे है और ये हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, ये 0.7 मेगा पारसेक का होता है। तो इतना बड़ा डिस्टेंस है एक मेगा पारसेक।
जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने एग्जांपल दी हुई है इधर। तो दूसरा हम मैथ्स की तरफ चलते हैं। मैथ्स के क्या यूनिट्स हम कॉस्मोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। तो मैथ्स के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है सोलर मैसेज का यूनिट। एक सोलर मास जो होता है ना वो सन के मास के बराबर होता है। और अगर हम किलोग्राम्स में देखें तो ये 2 × 10⁻30 किलोग्राम्स के बराबर होता है। हमारी मिल्की वे में करोड़ों सितारे हैं। तो एक जो मिल्की वे है हमारी, इसमें हम तकरीबन हिसाब लगाएं तो 10⁻12 सोलर मैसेज के बराबर है। तो अगर एक सन का जो मैस है वो 1 सोलर मैसेज के बराबर है, तो आप यूं भी सोच सकते हैं कि हमारी मिल्की वे में भी शायद 10⁻12 सोलर मासेज है। मगर ये एक बड़ी क्रूड सी अप्रोक्सीमेशन है। एक्चुअली स्टार्स हम एक एक करके गिन तो नहीं सकते ना कि कितने हैं हमारे मिल्की वे में। दूसरा हम आते हैं टाइम की तरफ। टाइम के जो यूनिट्स हम यूज करते हैं, टाइम में भी हमें क्या होता है कि सेकंड्स वगैरह बहुत कम पड़ जाते हैं। तो हम बिलियन ईयर का यूनिट यूज करते हैं। एक बिलियन ईयर जो होता है ना वो 10⁻9 ईयर्स के बराबर होता है। 10⁻9 ईयर्स, अगर आप इसको हिसाब लगाना चाहें रेफरेंस के लिए, तो जो अर्थ है ना वो 4.6 गीगा ईयर की है या 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है। और जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ना ये 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो अगर आप अपने रेफरेंस के लिए रखना चाहते हैं कि बिलियन ईयर कितना बड़ा यूनिट है, तो ये अर्थ और यूनिवर्स का जो एज है वो आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि कॉस्मोलॉजी की कैसे जाती है। कॉस्मोलॉजी शुरू से ना ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड एक साइंस है कॉस्मोलॉजी की। लेकिन जो पिछली ऑब्जर्वेशंस होती थी हिस्टोरिकली, शायद अब वाली भी, वो इम्परफेक्ट होती हैं और इनकम्प्लीट होती हैं, क्योंकि हम वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट, पर हमें तो नहीं पता होता ना कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद को ठीक करता जाता है तारीख के साथ साथ। तो कॉस्मोलॉजी की बेशक ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट होती हैं, मगर होती वो ऑब्जर्वेशन की ही बेस पर है। कॉस्मोलॉजी जो की जाती है वो ऑब्जर्वेशन की बेस पर की जाती है। अब देखिए, जैसे पुराने इजिप्शियंस जो थे, वो जब नाइल का रिवर देखते थे ना, ये मैंने नाइल का रिवर बनाया हुआ, वो जब नाइल के दरिया को बहता देखते थे और उसके ऊपर रात को सितारों भरा आसमान देखते थे, एक स्टारी स्काई जो होता था, तो उनको लगता था कि अर्थ जो है ना फ्लैट है। तो उन्होंने जो मॉडल बनाया ना वो ये था कि अर्थ हमारी शायद फ्लैट है, जिसके ऊपर सितारों की एक डोम है, जैसे कुछ सितारों को बर्तन रख दिया गया उल्टा करके ऊपर, तो इसके ऊपर एक स्टार डोम थी। मजे की बात ये, अभी तक कुछ लोग पुराने इजिप्शियंस की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और खुद को फ्लैट अर्थर्स कहते हैं, पर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ग्रीक कोस्मोलॉजी क्या है। ग्रीक कोस्मोलॉजी में ये था कि ग्रीक समझते थे कि अर्थ इस कायनात के सेंटर पर है, इस यूनिवर्स के सेंटर पर, और सन और बाकी तमाम जो सितारे हैं ना वो इसके इर्द गिर्द फैले हुए हैं, ना कि कोई डोम है। वो समझते थे कि ये जो हमारी कायनात है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये इनफाइनाइट है। पहले तो वो ये समझते थे। दूसरा, वो समझते थे कि इसके अंदर इन्फिनिट सितारे हैं जो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं, और अर्थ इस सारी चीज के सेंटर के अंदर है। फिर हम आए कोपरनिकन कॉस्मोलॉजी की तरफ। कोपरनिकन कॉस्मोलॉजी ने ना बस अर्थ को सन से रिप्लेस कर दिया। उन्होंने कहा कि सन जो है वो सेंटर है हमारे यूनिवर्स का, और अर्थ साइड पर है, और बाकी सारे जो है ना यूनिवर्स के अंदर सितारे ही सितारे भरे हुए हैं। इन्होंने भी कहा कि हमारा यूनिवर्स इन्फिनिट है और वो इन्फिनिट सितारों से बना हुआ है, और स्पेस भी हमारी इन्फिनिट है। ये कोपरनिकन कॉस्मोलॉजी थी, ग्रीक कॉस्मोलॉजी थी और इजिप्शियन कॉस्मोलॉजी थी। अब जो आजकल हम जिस कॉस्मोलॉजी का जिक्र करते हैं ना, उसको हम कहते हैं बिग बैंग कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग कॉस्मोलॉजी कहती है कि यूनिवर्स एक फाइनाइट बहुत छोटे साइज से शुरू हुआ और बहुत हॉट और डेंस था, जिसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जहाँ से वो शुरू हुआ। सिंगुलैरिटी का किसी को नहीं पता उस पर क्या हुआ, मगर हमें ये पता है कि कुछ अरसे बाद फिर इन्फ्लेशन शुरू हुई, जो कि यूनिवर्स का अचानक से फैलना है। उसके बाद बिग बैंग से न्यूक्लियोसिंथेसिस शुरू हुआ, जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स बने, और फिर हमारे पास डार्क एरा आया, जिसके अंदर सब अंधेरे में छा गया। फिर CMB थी हमारे पास, वो एक ऐसी लाइट थी जो बिग बैंग से अब तक हम पर आती है। और फिर गैलेक्सी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, जिसको हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कहते हैं, और यूनिवर्स इस हालत में आया जिस हालत में आज है। इन सब को, इन्फ्लेशन को, न्यूक्लियोसिंथेसिस को, डार्क एरा को, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को, आज यूनिवर्स किस तरह फैल रहा है, क्या चीज़ें हैं यूनिवर्स के अंदर, इन सब को हम इस कोर्स के अंदर, कॉस्मोलॉजी के कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे। क्यों हम यहाँ तक पहुँचे, हम क्यों मानते हैं अब
हमने क्यों कोपर्निकन फिलॉसफी छोड़ दी, क्यों हमने इजिप्शियन फिलॉसफी छोड़ दी और हम बिग बैंग कॉस्मोलॉजी तक क्यों पहुंचे। अगले लेक्चर में मैं आपको इस पर कायल करने की कोशिश करूंगा। जब हम इस बात पर कायल हो जाएंगे कि बिग बैंग कॉस्मोलॉजी वाकई ट्रू है, देयर इज इनफ एविडेंस फॉर अस टू बिलीव इन इट, फिर हम बिग बैंग के मॉडल्स बनाएंगे, एक फैलते हुए यूनिवर्स के मैथमेटिकल मॉडल्स बनाएंगे और हम देखेंगे कि यूनिवर्स में क्या क्या है और उसकी वजह से जनरल रिलेटिविटी के रूल्स के मुताबिक इस यूनिवर्स को किस तरीके से फैलना चाहिए। तो इस सफ़र में आप मुझे ज्वाइन करें। लेट्स हैव फन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।